कहानी में अब तक हमने देखा कि सिया के आ जाने के बाद डेप्यूटी लीडर वहां से डरकर भाग चुका था। मतलब इन्होंने ह्यूमन ग्रेड पिल को जीत लिया। ये लोग इस जगह को तबाह करने वाले थे। पर तभी सियान को कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वहां उस पुल के नीचे से आ रही थी जहां पर सोल हॉल वाले सोल सैक्रिफाइस कर रहे थे। नीचे आ जाने के बाद सियान को पता चला कि वहां सोल ओरिजिन मौजूद है। मास्टर याओलाओ बताते हैं कि ये एक हेवनली ट्रेजर है। न जाने सोल हॉल वालों ने कितने लाखों सोल्स को सैक्रिफाइस कर कर इस चीज़ को क्रिएट किया होगा। सियान को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर बाद में उसने उन सभी सोल्स को आज़ाद कराया और उस सोल ओरिजिन को अपने पास रख लिया। उसने उस सोल ओरिजिन को कल्टिवेट कर कर खुद को सोल कल्टिवेशन के नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचा लिया था। अब वो अपने सोल फॉर्म में बहुत दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। जब वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसकी मुलाकात सोल हॉल के लीडर से हुई। सियान इस वक्त अपने सोल फॉर्म में था, मतलब लड़ नहीं सकता था, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर सोल हॉल के लीडर ने उस पर हमला किया। पर तभी किसी मिस्टीरियस पर्सन ने आकर सियान को बचा लिया और उसे वहाँ से जाने को कहा। सियान वापस अपनी बॉडी में लौट आया था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी मदद किसने की थी। खैर, अब इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। आसमान में 2 मून आ चुके हैं और 9 स्टार्स भी ग्लो कर रहे थे। मतलब प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम अपीयर होने का टाइम आ चुका है। अभी जब ये चीज़ शुरू हुई तभी सियान के सर पर एक एनर्जी चमकती हुई दिखाई दी। उसे याद आता है कि जब उसने प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के सभी मैप पीसेस को जोड़ा था, उसी समय ये एनर्जी निकलकर उसके सर में गई थी। और अब जब प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम फिर से अपीयर हो रही है तो इस एनर्जी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। ये चीज़ हमें पहले बता दी गई थी कि ये एनर्जी शायद उस कल्टिवेटर की कॉन्शियसनेस है जिसने प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को पाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से पा नहीं पाया। अभी के लिए वो एनर्जी फिर से शांत हो गई, पर सियान जानता था कि जैसे जैसे वो प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे वो एनर्जी अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगी। खैर, अभी के लिए इस चीज़ को टाइम है। सियान अपना यहाँ एक क्लोन क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अब वो सोल कल्टिवेशन के नेक्स्ट स्टेज पर है, तो वो एक परफेक्ट क्लोन क्रिएट कर सकता है। उसने देखते ही देखते अपना हूबहू एक क्लोन क्रिएट किया। उसी समय वहाँ सियान, मास्टर याओलाओ, मास्टर फैंग और एल्डर लिन आ जाते हैं। वो सियान की क्लोन को देखकर थोड़े से हैरान थे। न जाने कैसे, पर सियान ने तो ये चीज़ पहले ही पहचान ली थी कि असली सियान कौन है। वो उससे कहने लगे कि तुम्हारा ये क्लोन तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी इसे देखकर नहीं बता सकता कि ये क्लोन है। वहीं एल्डर लिन भी अभी सियान की तारीफ कर रहे थे। खैर, तभी मास्टर याओलाओ कहते हैं कि उन्हें सियान की चिंता हो रही थी, क्योंकि जो सोल ओरिजिन उन्होंने वहाँ ह्यूमन ग्रेट हॉल से उठाया वो नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ था। मतलब एक प्रेशर भले ही नेगेटिव या पॉजिटिव ना होता हो, लेकिन सोल ओरिजिन के क्रिएट होते हुए जिन लोगों की सोल्स को ज़बरदस्ती सैक्रिफाइस किया गया वो ज़रूर इस चीज़ से नाखुश थे। इसलिए मास्टर याओलाओ को लग रहा था कि सियान को इस चीज़ में प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। सियान भी अभी यही कहता है कि उसे इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। उसे उस ईविल एनर्जी को सप्रेस करना पड़ा जिसे मास्टर याओलाओ नेगेटिव एनर्जी बता रहे हैं। पर जो भी हो, उसने सक्सेसफुली ये चीज़ कर ली है। अभी उसने अपने क्लोन को वापस रख लिया था और मास्टर याओलाओ उसे कह रहा था कि ये चीज़ फाइट में बहुत काम आ सकती है, जिस पर मास्टर याओलाओ कहते हैं कि बिल्कुल, पर तुम्हें इसका इस्तेमाल तब करना होगा जब वक्त सही हो। तुम्हें पहले से अपने दुश्मन को ये चीज़ पता नहीं लगने देनी है। जिस पर सियान कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। वैसे अभी मास्टर फैंग कह रहे थे कि उन्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी, क्योंकि अभी तक उन्हें प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की अपीयर होने की लोकेशन नहीं पता। उन्हें जल्द से जल्द उस लोकेशन का पता लगाना होगा। पर सियान उन्हें बताता है कि उन्हें उस लोकेशन का पता है। वो कहता है कि जब उसने सोल ओरिजिन को कल्टिवेट किया तब वो सोल ट्रैवल के थ्रू उस जगह को ढूंढ रहा था। उसे एक ऐसी लोकेशन मिली जहां से उसे बहुत हाई एनर्जी महसूस हुई। वहीं पर प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम अपीयर हो गई। वो बताता है कि वहां उसकी मुलाकात सोल हॉल के लीडर से भी हुई थी जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन एक मिस्टीरियस कल्टिवेटर ने आकर उसे बचा लिया। अभी मास्टर फैंग और मास्टर याओलाओ कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सोल हॉल के खिलाफ जितने लोग वहाँ मौजूद हों उनका उतना ही फ़ायदा है। खैर, इस बात से एक और चीज़ पता चली कि सोल हॉल वालों को पहले से ही प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम की लोकेशन का पता है। हालांकि मास्टर याओलाओ कह रहे थे कि ये चीज़ हैरान करने वाली नहीं है। सोल हॉल के अलावा एंशिएंट क्लैंस को भी लोकेशन का पता होगा और वो भी वहाँ ज़रूर आएंगे।
ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि जितने लोग वहाँ मौजूद होंगे उतना कम ध्यान उनका हम पर पड़ेगा। अगर वहाँ फाइट होती है तो उस बीच हम फाइट पर फोकस ना करते हुए उस प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को पाने की कोशिश करेंगे। वैसे उसी समय पर आसमान में वो जो 9 स्टार्स थे वो मूव करना शुरू कर दिए थे। ये लोग समझ गए कि प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम के अपीयर होने का समय आ चुका है। इन्हें जल्द से जल्द उस लोकेशन की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ से वो सीधा इस जगह की तरफ निकले। वहां पहुंचकर हम देखते हैं कि अभी जमीन से बहुत हार्ट वेव्स निकल रही थीं। वैसे सभी यहाँ पर नहीं आए हैं। मास्टर याओलाओ, एल्डर लिन, एंसेस्टर यान, जिया और सियान, बस ये 5 ही यहाँ पर आए हैं और बाकी के सब जिंगयू पवेलियन को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि उन्होंने ह्यूमन ग्रेट हॉल पर अटैक किया था तो शायद सोल हॉल वाले अभी उनके एब्सेंस का फायदा उठाकर उनसे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए बाकी सब वहीं रुक गए। अब इसके बाद सीन वापस से वहां इस जगह पर आया जहां प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम अपीयर होगी। वहां जो हार्ट वेव्स निकल रही थी वो जमीन के अंदर से निकल रही हैं, मतलब प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम अपीयर हो चुकी है लेकिन वो जमीन के अंदर है। अभी उन हार्ट वेव्स को देखकर ये लोग हैरान थे। जिया कह रही थी कि अगर जमीन के नीचे होते हुए इस फ्लेम से इतनी खतरनाक हार्ट वेव्स निकल रही हैं तो जब हम इसके नजदीक जाएंगे तो क्या होगा। उन्हें इस बारे में कुछ सोचना होगा। अभी वो सोचने वाले थे लेकिन इतने में ही पास ही एक स्पेस क्रैक ओपन हुआ जिससे बहुत हाई अमाउंट में सोल एनर्जी गिर रही थी। वहां से सोल हॉल का डेप्यूटी लीडर और मेन लीडर निकल आते हैं। साथ ही उनके साथ एक और मेंबर था। हमें पता चलता है कि ये उन क्लैंस का सक्सेसर है हुआन फेंग, जो कि 2 स्टार दोशेंग पर है, मतलब इसकी पार लेवल जियान के ही बराबर है। वैसे जियान को ऑलरेडी वहां देखकर डेप्यूटी लीडर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये लड़का हमेशा हमारे प्लान में दखल देने के लिए आ जाता है। हालांकि अभी ये ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला, जल्द ही हम इस चीज का बदला लेंगे। हालांकि इस चीज पर सोल हॉल का लीडर कहता है कि ये चीज उन्हें जल्दी करनी होगी। भले ही ये चीज कोई एक्सेप्ट ना करता हो, लेकिन जी स्वैन की ब्लड लाइन की पार को सब जानते हैं। खैर, अभी डेप्यूटी लीडर कहने लगा कि हमें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे फ्यूचर जेनरेशन इनकी जेनरेशन से ज्यादा ताकतवर है। वो अभी यहाँ ये बात हुआन फेंग को देखते हुए कह रहा था। हुआन फेंग हुआन क्लैन का सक्सेसर है, मतलब आगे चलकर वो हुआन क्लैन का लीडर बनेगा और हुआन क्लैन डायरेक्टली सोल हॉल से जुड़ा हुआ है। अभी वो जो हुआन फेंग था वो अपनी पार की मदद से जियान की बॉडी चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि जियान के पास 5 हेवनली फ्लेम्स हैं, जो देखकर वो थोड़ा सा हैरान जरूर था पर ये चीज दिखा नहीं रहा था। वो कह रहा था कि नॉर्मल सी बात है, इसके पास 5 हेवनली फ्लेम्स हैं, इस वजह से इसे हराना इतना मुश्किल हो रहा है। साथ ही वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अभी जियान को मार सकता है। जियान इस पर कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि वो जानता है कि ये लोग बातें बहुत करते हैं, पर जियान को समझाती है कि उसे थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि ये लोग जियान को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियान उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। उसी समय वहां पर यान क्लैन की एंट्री होती है। अगर आप भूल चुके हों तो ये उन एंशिएंट क्लैन्स में से एक क्लैन है। इनकी मुलाकात एंशिएंट टॉम की जर्नी के दौरान हुई थी। अभी यान क्लैन से हुआ स्वैन आया है। वो जियान को देखकर बहुत खुश था। वो उससे कह रहा था कि तुम तो 2 स्टार दोशैंग पर पहुंच चुके हो, इस चीज की मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। जिस पर जियान कहता है कि तुमने भी तो हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर लिया। जियान ने भी उसे देखते ही ये चीज पहचान ली थी। हुआ स्वैन बताता है कि उसके एल्डर ने इस चीज में उसकी मदद की थी। उसके एल्डर भी अभी उसके साथ आए थे। वो बताता है कि उनके पास भी हेवनली फ्लेम है। उन्हीं की गाइडेंस की वजह से वो एक हेवनली फ्लेम रिफाइन करने में कामयाब हो पाया। जियान कह रहा था कि कमाल की बात है, इस जगह पर टोटल 8 हेवनली फ्लेम्स है। पर तभी एक आवाज आती है कि 8 नहीं 9, और वहां पर एक स्पेस पोर्टल ओपन हुआ जिसके अंदर से जूनियर निकल कर आई। इस बार की तरह इस बार भी जूनियर की एंट्री के बाद कुछ देर के लिए समय पूरी तरह से रुक चुका था। जियान और जूनियर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और वो भूल चुके थे कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। खैर, गूलैंड के एल्डर ने उन्हें याद दिलाया कि अभी सिचुएशन क्या है, जिसके बाद वो नॉर्मल हुए हैं। वैसे यहाँ यान क्लैन का वो जो एल्डर है वो अभी गूलैंड को देखकर ज्यादा खुश नहीं था। इसका रीजन हमें अभी आगे पता चलेगा। अभी वो इनकी तरफ देख तक नहीं रहे थे। वैसे यहाँ जूनियर ने सभी को पहचान लिया था, पर वो जिया को नहीं पहचान पा रही थी। हालांकि जब जियान ने नॉर्मल बिहेव करना शुरू किया तो वो तुरंत ही उसे पहचान गई। बस वो थोड़ी हैरान जरूर थी क्योंकि जिया बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। वैसे अभी जूनियर अपने साइड के एल्डर से जियान को इंट्रोड्यूस कराती है।
एल्डर किंग यांग को तो जियान पहले से ही जानता है, पर वो जो दूसरा एल्डर उनके साथ है उसका नाम गुनान है। वो 2 शैंग के 4 स्टार पर है, मतलब जियान के बराबर। अभी सियान ये सब सुनकर जूनियर से कहता है कि उसे लगा नहीं था कि गूलैंड प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को लेकर इतना सीरियस है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, इन्हें इस चीज से उतना फर्क नहीं पड़ता। अभी एल्डर किंग यांग सियान से कहते हैं कि उन्हें उस फ्लेम से कोई मतलब नहीं है, वो जिसे मिलनी होगी उसे ही मिलेगी, पर वो नहीं चाहते कि वो फ्लेम किसी गलत हाथों में पड़े। गलत हाथों से उनका मतलब वही हुन क्लैन और सोल हॉल वालों से है। अभी जियान के दिमाग में एक और सवाल था, अगर सब ये बात जानते हैं कि इस फ्लेम का अपीयर होना कितनी बड़ी बात है, तो फिर वहाँ इतने कम लोग क्यों आए हैं? गो क्लैन से भी 3 लोग आए हुए हैं, यान क्लैन से भी 3 लोग आए हैं, और वहाँ हुन क्लैन और सोल हॉल से भी 3 लोग आए हैं। इस पर एल्डर किंग यांग बताते हैं कि ऐसा उनकी रूल की वजह से है। एंशिएंट क्लैन में रूल है कि जब कल्टिवेटर 2 शैंग के 5 स्टार से आगे पहुंच जाता है, तब वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसे बाकी एंशिएंट क्लैन की मर्जी को मानना पड़ता है। इसका दूसरा रीजन ये है कि जब प्योरीफाइंग डेमन लोटस फ्लेम है, वो ऐसी फ्लेम नहीं है जिसे पाने के लिए सबसे ताकतवर कल्टिवेटर को ही आगे आना होगा, उसे कम लेवल का भी पा सकता है, बस वो फ्लेम उसे चुन ले। जियान सारी बात समझ चुका था। वैसे अब वहाँ पर बाकी एंशिएंट क्लैन से भी कल्टिवेटर्स आना शुरू करते हैं। लगभग सभी को जियान जानता है, इसीलिए सभी उसे देखकर स्माइल कर रहे थे, लेकिन सभी का रिएक्शन वहाँ एल्डर किंग यांग और एल्डर गुनियान की तरफ बहुत ही गलत था, जैसे वो उन्हें बहुत ही नफरत भरी नजरों से देख रहे हों। ये चीज अभी जियान को भी समझ नहीं आ रही थी। वो जब एल्डर किंग यांग से इस बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि इस चीज का रीजन बहुत क्लियर है। अब ये चीज हमें पहले ही बता दी गई थी कि लिन क्लैन अचानक से गायब हो गया। अब ये बात हम और जियान अच्छी तरह से समझते हैं कि इस चीज के पीछे हुन क्लैन की ही कोई साजिश है, पर बाकी सब ये नहीं समझते। उन्हें हुन क्लैन पर तो शक है ही, पर साथ ही साथ उन्हें गू क्लैन पर भी शक है, क्योंकि यही 2 पावरफुल एंशिएंट क्लैन्स हैं जिनके लिए इतनी बड़ी चीज कर पाना पॉसिबल है। हालांकि एल्डर किंग यांग अभी कह रहे थे कि अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो कितना भी समझा ले, बाकी लोगों को यकीन नहीं दिला सकते जब तक उनके पास कोई एविडेंस ना हो, इसीलिए अभी वो इस चीज पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका मेन फोकस प्योरीफाइंग डेमन लोटस फ्लेम को गलत हाथों में पकड़ने से रोकना है। वैसे अभी जब उन्होंने अपनी बात खत्म की, उसी समय एक और स्पेस पोर्टल वहाँ ओपन हुआ, जिसके अंदर से 3 लोग निकल कर आए। पहला है वेंगुआ, जो कि याओ क्लैन का एल्डर है। दूसरा लड़का है वोंग यान, जो कि याओ क्लैन का जीनियस माना जाता है, और उनके साथ एक लड़की थी जिसका नाम यान है। याओ क्लैन वही क्लैन है जिससे मास्टर याओलाओ बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत समय पहले उन्होंने अपना क्लैन छोड़ दिया था। अभी ये तीनों कौन है, ये बात जूनियर जियान को बता रही थी। खैर तभी याओ क्लैन का वो एल्डर वैंगो मास्टर याओलाओ से कहने लगा कि अरे तुम तो 2 शेंग लेवल पर पहुंच चुके हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस लाइफ में इस स्टेज को अचीव कर पाओगे। इस पर मास्टर याओलाओ कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमें यहाँ पर थोड़ी सी बैक स्टोरी पता चली। हमें पता चलता है कि ये जो वैंगोआ है, एल्डर की पोजीशन के साथ साथ इसके पास याओ क्लैन के कुछ बड़े डिसीजंस लेने की भी पावर है। बहुत समय पहले किसी ऐसी चीज के पीछे मास्टर याओलाओ को क्लैन से निकाल दिया गया था, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ये बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन था, लेकिन ये एक गलत डिसीजन था। ये सारी बातें जानकर अभी जियान को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा तब बढ़ गया जब वैंगुआ चुप हुआ और वैंगयान ने बोलना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि अच्छा है इसने हमारे इन्विटेशन को फिर से एक्सेप्ट नहीं किया। हमें पता चलता है कि याओ क्लैन ने मास्टर याओलाओ को बुलाने के लिए एक इन्विटेशन दिया था, जो कि पहले से हम देख चुके हैं, पर मास्टर याओलाओ ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो याओ क्लैन से अपने सारे रिलेशंस तोड़ चुके हैं। याओदियान कह रहा था कि अच्छा है इसने हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, हमें इस तरह के वीक कल्टिवेटर्स की जरूरत नहीं है, इससे हमारे याओ क्लैन का नाम खराब होगा। अभी ये बात सुनकर मास्टर याओलाओ को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनके हिसाब से अभी इस तरह की सिचुएशन में कुछ न बोलना ही सही है। और जियान से नहीं रहा गया, उसने गुस्से में आकर बोलना शुरू कर दिया। अभी वो कह रहा था कि इसकी बॉडी देखकर ही पता चल रहा है कि ये सोल कल्टिवेशन करता है, और जैसे जूनियर ने बताया कि ये याओ क्लैन का जीनियस है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करने के बाद भी ये बस यहीं तक पहुंच पाया है। याओदियान की सोल कल्टिवेशन जियान की सोल कल्टिवेशन से बहुत ज्यादा कमजोर है। इस वजह से जियान कह रहा था कि एंशिएंट क्लैन में तो इतने रिसोर्सेज होते हैं, क्या इस जीनियस को कुछ भी नहीं मिला जो इतनी कल्टिवेशन के बाद अभी तक बस यहीं तक पहुंच पाया है। अभी याओदियान पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर जियान अपना नाम बताता है और कहता है कि वो मास्टर याओलाओ का डिसाइपल है। अभी जियान का नाम सुनते ही याओदियान ने उसे पहचान लिया था। वो कहने लगा था कि तुमने एक बेल्ट और कंपटीशन क्या जीत लिया, तुम खुद को इतना महान समझने लगे हो, शायद तुम्हें अभी तक एक एंशिएंट क्लैन की पार का पता नहीं है। उसने ऐसा कहते हुए तुरंत ही अपने
स्पिरिचुअल फॉर्म को समन कर लिया था और उसके थ्रू जियान पर अटैक कर रहा था, लेकिन जियान बस अपना एक हाथ आगे करते हुए उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को वहीं खत्म कर देता है। अभी ये चीज देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अभी जियान अपनी दो शिंग की पार एक्टिवेट कर हवा में आता है। वो याओदियान से कहता है कि याओदियान अभी बस दो शिंग के फर्स्ट स्टार पर है और फिर भी इतना एरोगेंट हो गया है कि अपने से ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर की रिस्पेक्ट करना भूल गया। इस तरह से वो इस वर्ल्ड में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी इसे सबक सिखाने के लिए जियान उस पर एक और अटैक कर रहा था, पर तभी वैंगुआ आगे आकर उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है। पर जियान का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब दोनों टकराए तो वहाँ कुछ स्पेस क्रैक्स ओपन होने लगे और वैंगुआ को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। अभी ये सब देखकर याओदियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि जियान दो शेंग के सेकंड स्टार पर है और वहीं वैंगुआ 4 स्टार पर। फिर भी उसके अटैक ने वैंगुआ को पीछे हटा दिया। साथ ही साथ अभी जियान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे महसूस कर याओदियान और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो खुद भी स्पिरिचुअल कल्टिवेशन करता है, पर जियान उसे एक अलग डिफरेंट लेवल पर पहुंच चुका है। अभी जब वो ये चीज नोटिस कर रहा था तभी जियान का स्पिरिचुअल क्लोन वहाँ उसके पीछे आकर उसे कई थप्पड़ लगाता है और सीधा जमीन पर गिरा देता है। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान है और वहीं जिया हंस रही थी। जियान अभी याओदियान से कहता है कि अगर उसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो उसे अपना मुंह बंद रखना होगा और अगली बार उसने मास्टर याओलाओ को कुछ भी कहा तो अपने हाथ से वो उसे खत्म कर देगा। ऐसा कहते हुए जियान ने अपनी एनर्जी रिलीज की और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हुआ।